अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हुए किया, वही एक्सपेरिमेंट वही प्रिंसिपल हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। उसी एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स होंगी। तो अगर अभी तक किसी बच्चे ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं पढ़ा तो पहले वो पढ़ ले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो ये बातें हम जानते हैं कि एक एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है, डेट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो पिछला लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ ली, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा कहाँ बेटा, आप ही का चैनल है ये, आप पढ़ने आते हो, आप ही के लिए ये वर्क किया जा रहा है। तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मेरा नाम तो नहीं भूल गए? अरे सर कैसे भूल सकते हैं, हर थंबनेल पर आपका नाम है बिलाल कंबो। अरे सर आपका नाम तो दिलों पे लिखा गया। अरे हम ऐसी खुशफहमी नहीं पालते। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। और इसके लिए एक और वर्ड भी बोला जाता है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेस। तो किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो बेटा हमने जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हुए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर यूज होगा, उसी को हम एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो सेम वही ऑपरेटर्स है, देखते जाएं जरा। बेटा एक आपके पास क्या थी, डिस्चार्ज ट्यूब थी। ये आपके पास है डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि ग्लास से मिलकर बनी है। और हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे, मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। और उन इलेक्ट्रोड्स को बच्चे हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया था। और यहाँ पर हमने एक वैक्यूम पंप लगाया था टू रिड्यूस द प्रेशर को कम करने के लिए। और जो प्रेशर यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में रखा गया, डेट इज 10 की पावर -4 atm, बहुत लो प्रेशर। MCQs के लिए आप याद रखेंगे। डिस्चार्ज ट्यूब में बच्चे यहाँ पर गैस प्रेजेंट है, हम ये भी जानते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो एक था बेटा आपके पास एनोड, जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आपके पास था कैथोड, जिस पर था नेगेटिव चार्ज। एनोड की प्लेट पर होते हैं पॉजिटिव चार्ज और कैथोड प्लेट पर बचे नेगेटिव चार्ज। ये है आपका ऑपरेटस। अब सुनो, अब जैसे ही यहां पर बैटरी को ऑन किया गया तो सर जे थॉमसन ने ये चीज ऑब्जर्व की कि बैटरी को ऑन करते ही कैथोड की सरफेस से कुछ शाइनी रेज इमिट हो रही हैं, जो कि एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। ये बातें पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुकी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी इस लेक्चर के लिए बेस बन जाए। अब जैसे ही बैटरी को ऑन किया गया तो देखा गया कि ये कैथोड है, इसकी सरफेस से कुछ शाइनी रेज इमिट हो रही हैं और मूव कर रही हैं एनोड की तरफ। और ये जो रेज थी, इनको हमने नाम दिया था बच्चे कैथोड रेज।
और इनको कैथोड रेज इसलिए कहा क्योंकि ये कैथोड की सरफेस से निकली और इन पर था नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये पिछले लेक्चर की बातें हैं। अब सुनो, यहां से स्टार्ट होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई तो बेटा 1886 में एक साइंटिस्ट आए गोल्डस्टेन। 1886 में एक साइंटिस्ट थे अंकल गोल्डस्टेन। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एट अ सेम टाइम इसी डिस्चार्ज ट्यूब में जहां पर कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं, एट अ सेम टाइम कुछ और रेज भी इमिट हो रही हैं जो कि कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। अब यहां पर एक चीज आप याद रखेंगे कि गोल्डस्टेन ने यहां पर जो कैथोड लिया था वो परफोरेटेड कैथोड था। कौन सा? परफोरेटेड कैथोड। अब सर ये परफोरेटेड कैथोड क्या होता है? बेटा परफोरेटेड कैथोड उसको कहते हैं जिसके अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनको आप क्या कहते हैं? कैनाल कहते हैं। कैनाल कह लें, होल्स कह लें, एक ही बात है। ओके, ये आपके पास क्या है? इसी को आप नाम देते हैं परफोरेटेड कैथोड। बस ये चेंजिंग थी, एनोड आपके पास वही था। ठीक है, अब सर गोल्डस्टेन ने ये ऑब्जर्व किया कि जहां पर कैथोड रेज इमिट हो रही हैं, एट अ सेम टाइम कुछ और रेज भी इमिट हो रही हैं जो कि मूव कर रही हैं टुवर्ड द सरफेस ऑफ कैथोड, ऐसे। और यही रेज बच्चे मूव करते करते इन कैनाल्स में से पास करती हैं, और कैनाल्स में से पास करके जैसे ही इस डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से टकराती हैं तो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, मतलब लाइट प्रोड्यूस होती है। ओके, ये रेज परफोरेटेड कैथोड में से गुजरकर जब डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल से हिट करती हैं तो यहां पर व्हेन हिट टू द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इट प्रोड्यूस ग्लो। ओके, अब बेटा इन रेज को सर गोल्डस्टेन ने कैनाल रेज का नाम दे दिया। देखा, बहुत सिंपल सा इसका एक्सपेरिमेंट था। तो इन रेज को हम क्या कहते हैं? कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों कहा? क्योंकि ये कैनाल में से पास होती हैं। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि बेटा कैनाल रेज पर चार्ज कौन सा होता है। कैथोड रेज पर तो नेगेटिव चार्ज था, तो बेटा देखा गया कि कैनाल रेज पर पॉजिटिव चार्ज है। इसी वजह से कैनाल रेज को हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। तो आप ये नोट करेंगे कि कैनाल रेज is also called पॉजिटिव रेज। ठीक है, तो नेचर ऑफ चार्ज पता चल गई। तो कैनाल रेज पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, गौर से सुनो, मेरी तरफ देखो। अब बच्चा यहां पर कंफ्यूज ये होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कैथोड रेज कैथोड की सरफेस से निकली थी, तो आप कहेंगे यस सर। क्या कैथोड पर नेगेटिव चार्ज था? यस सर। ओके, अब कैनाल रेज पर है पॉजिटिव चार्ज, तो मैं आपसे पूछूं कि क्या कैनाल रेज पॉजिटिव प्लेट की सरफेस से निकली हैं? देखो, कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज था, कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज था, तो ये नेगेटिव प्लेट से निकली थी। अब कैनाल रेज पर है पॉजिटिव चार्ज,
तो मेरा क्वेश्चन है कि बेटा अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ये पॉजिटिव प्लेट से निकली हैं, मतलब ये एनोड से निकली हैं? इज कैनाल रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनोड? तो बेटा इसका आंसर है नो। कैनाल रेज एनोड से नहीं निकलती, होता इस पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन पॉजिटिव प्लेट से नहीं निकलती। तो देखो एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा, इज कैथोड रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड? यस। इज कैनाल रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनोड? नो। इतनी बात क्लियर हुई? यस। तो फिर क्वेश्चन ये है कि सर कैनाल रेज का ओरिजिन क्या है, कैनाल रेज निकली कैसे? तो सुनो बच्चों, हमने ये कहा कि बेटा ये पूरी डिस्चार्ज ट्यूब में गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कोई भी गैस है, इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या कैनाल रेज नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है या नहीं। कैथोड रेज तो नहीं करती थी, ठीक है, लेकिन कैनाल रेज आगे जाके मैं आपको बताता हूं। अब बेटा जैसे ही कैथोड रेज कैथोड की सरफेस से निकली, तो जैसे ही ये गैस के मॉलिक्यूल के साथ हिट किया, कैथोड रेज ने गैस के मॉलिक्यूल के साथ हिट किया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बेटा आयनाइज हो गए। अब आयनाइज होने का मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देना हम उसको कहते हैं आयनाइजेशन। ओके, तो जैसे ही ये कैथोड रेज गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ हिट करती थी, तो बेटा वहां से गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते थे और उसके नतीजे में जो रेज निकलती थी उन रेज को हम कैनाल रेज कहते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन ऑफ गैस ये ओरिजिन है कैनाल रेज का, एनोड सरफेस नहीं। इतनी बात क्लियर हुई? वेरी गुड। ओके, तो यहां पर देखें, हम इसको यूं कह सकते हैं कि लेट्स सपोज हम इस गैस के मॉलिक्यूल को m कंसीडर कर लें। तो बेटा m ये गैस का मॉलिक्यूल है, तो इस पर कोई इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक किया, दैट इज कैथोड रेज। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। ओके, एक साइंटिस्ट था स्टोनी, उसने। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड रेज गैस के मॉलिक्यूल के साथ हिट किया, तो बेटा ये गैस का मॉलिक्यूल प्लस में चला गया। प्लस तब लिखते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गए। तो यहां से जो बेटा रेज निकली, उन रेज को हम क्या कहते हैं? कैनाल रेज कहते हैं। तो आपको कैनाल रेज का ओरिजिन भी समझ आ गया। कैनाल रेज की डिस्कवरी के बाद अब बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बेटा इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी कैथोड रेज। बेटा ये कैनाल रेज भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, लेकिन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज। अगर कैथोड रेज इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो कैनाल रेज इसके ऑपोजिट इस डायरेक्शन में मूव करेंगी। ओके, तो ये अगर कैथोड रेज हैं तो ये कैनाल रेज हैं, बिल्कुल ऑपोजिट एंगल में। ओके, वेरी गुड। सेकंड है आपके पास, देयर डिफ्लेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड शो दैट दीज रेज वेर पॉजिटिवली चार्ज। बेटा सिमिलरली जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया, इसी तरह हमने कैनाल रेज को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया। तो सुनो, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस्ड करवाएं, मतलब यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को रखें, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चे याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं, ऐसे। दीज आर इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस। अब सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से पास करवाया तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट हो गए थे टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट। तो उससे हमने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव किया है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स पर, कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव किया। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव को हमेशा रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव हमेशा रिपल्शन शो करेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब सुनो, जैसे ही कैनाल रेज को, लेट्स सपोज ये कैनाल रे है, तो जब कैनाल रे को बेटा इसमें से पास करवाया गया तो देखा ये गया कि ये कैनाल रेज डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड अ नेगेटिव प्लेट, ऐसे। ओके, अब अगर ये कैनाल रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो किया तो हमें ये पता चला कि भाई कैनाल रेज पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ मूव किया, पॉजिटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को रिपेल किया तो ये मूव कर गई नेगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्शन जो नेगेटिव प्लेट की तरफ हुई, इससे ये पता चला कि कैनाल रेज हैज पॉजिटिवली चार्ज। समझ आई बात की? वेरी गुड। थर्ड पॉइंट है द नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। बेटा जो नेचर ऑफ गैस है वो जो नेचर ऑफ कैनाल रेज है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि किस टाइप की गैस आपके डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है। अब सुनो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती थी? नो, कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती थी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कैनाल रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती हैं तो आंसर है यस। तो एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, कैथोड रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती थी, कैनाल रेज नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। कैसे करती है वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। तो अभी आप याद रखें कि डिफरेंट नेचर ऑफ गैस अगर आप यूज करेंगे तो डिफरेंट तरह की कैनाल रेज प्रोड्यूस होंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। These are produced when the cathode rays collide with the residual gas molecules present in the discharge tube। मतलब कि यहाँ पर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ कैनाल रेज। ओके, तो आप सिंपल सा आंसर लिखेंगे, यही प्रॉपर्टी आप लिख लें कि कैनाल रेज एनोड की सरफेस से निकलती नहीं है। कैसे ओरिजिनेट होती हैं? जब कैथोड रेज गैस के मोलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उससे फिर आपके पास वो गैस के मोलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं और कैनाल रेज की प्रोडक्शन होती है। फिफ्थ पॉइंट इज प्रोटॉन्स आर 1836 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे सर इतना ज्यादा हैवियर? यस, प्रोटॉन, सुनो, जो हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया, प्रोटॉन 1836 गुना हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, मतलब बहुत ज्यादा मैसिव होता है। ओके, सो प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। द सिक्स्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेज इज द E/M रेशियो फॉर कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द मोलर मास ऑफ अ गैस प्रेजेंट इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। बेटा जो चार्ज टू मास रेशियो है कैनाल रेज की वो डिपेंड करती है मोलर मास ऑफ अ गैस। जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस प्रेजेंट है उसके मोलर मास के ऊपर डिपेंड करती है। अब मोलर मास क्या है हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ओके, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। एनीवे, so the E/M ratio for canal rays depend upon the molar mass of a gas present in a discharge tube. It varies from gas to gas. ओके, हाइड्रोजन गैस होगी तो E/M रेशियो और होगी, नाइट्रोजन गैस है तो उसके लिए E/M रेशियो और होगी, ऑक्सीजन गैस है तो उसके लिए E/M रेशियो
और होगी, तो डिपेंड करता है कि किस टाइप की गैस यूज कर रहे हैं। अब रिलेशन क्या है, द रेशो डिक्रीज, मतलब E/m रेशो डिक्रीज करेगी कब, व्हेन द इंक्रीजिंग द मोलर मास ऑफ अ गैस, अगर आपका मोलर मास बढ़ता जाएगा। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज के लिए याद रखेंगे। इनवर्स रिलेशन है, मोलर मास ऑफ अ गैस बढ़ता जाएगा, E/m रेशो आपके पास डिक्रीज होती जाएगी। मतलब जितनी हैवी गैस होगी उसकी E/m रेशो उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मैं यहां पर अगर आपको एक क्वेश्चन देना चाहूं, मैं आपसे कहूं कि विच वन गैस हैव लेस E/m रेशो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अब अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा कहता है कि सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया, हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, हमें ये पढ़ाया नहीं था, कोचिंग क्लासेस में हमने तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है, देखो इस रिलेशन को समझो कि मोलर मास जितना ज्यादा होगा E/m रेशो उतनी ही कम होगी। तो देखो कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास दो गैसेस आपको दी हैं, इनके मोलर मासेस चेक करो। तो बेटा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस का जो मोलर मास है डेट इज 2, एक हाइड्रोजन का एक है, तो एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है H2 की फॉर्म में है, तो इसका मोलर मास है 2 और ऑक्सीजन का मोलर मास है 32। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16, तो ऑक्सीजन गैस बेटा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसका जो मोलर मास है वो कितना है, 32 है। तो अब देखें हाइड्रोजन गैस का मोलर मास है 2 और ऑक्सीजन गैस का मोलर मास है 32, तो देखो किसका मोलर मास ज्यादा है, डेफिनेटली ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास ज्यादा है तो इसकी E/m रेशो क्या होगी, कम होगी। तो मैंने क्या लिखा कि विच वन गैस हैज लेस E/m रेशो, तो देखो इसका मोलर मास ज्यादा तो इसका E/m रेशो भी कम होगी। तो आप ये कहेंगे कि ऑक्सीजन गैस हैज लेस E/m रेशो देन हाइड्रोजन गैस। समझ आ गया, वेरी गुड। तो यहां पर वही बात लिखी है, द रेशो डिक्रीज, ये E/m रेशो डिक्रीज कर देगी विद द इंक्रीजिंग द मोलर मास ऑफ अ गैस, मोलर मास बढ़ता जाएगा, E/m रेशो घटती जाएगी। सो द लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वेर ऑब्टेन्ड इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। ओके, लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कब प्रोड्यूस हुए, जब हमने हाइड्रोजन गैस को यूज किया। मतलब लाइटेस्ट, इसको हमने यूज किया हाइड्रोजन को, तो देखा गया कि लाइटेस्ट कम से कम आपके पास मैसिव प्रोटॉन्स, आपके पास पॉजिटिव कैनाल रेस प्रोड्यूस हुई। ओके, तो उसको फिर हमने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन का नाम दे दिया। ओके बच्चे, जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्ट्राइक किए कैथोड रेज, तो आपके पास क्या बना है, वो प्रोटॉन। हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। ओके, तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज। 1000 टाइम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटॉन्स। बेटा ये इंफॉर्मेशन आपको बुक पे नहीं मिलने वाली, इसको आप अपने नोट्स में उतार लें, बुक पे लिख लें। मैं डे फर्स्ट से ये कहता रहा हूँ कि केमिस्ट्री में जिस बच्चे के पास जितना ज़्यादा नॉलेज है उसकी केमिस्ट्री उतनी ही ज़्यादा अच्छी है। तो जितना डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं कर लें, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगी। जो बच्चा केमिस्ट्री से जितना दूर भागता है ना, ये केमिस्ट्री उसको उतनी ही तंग करती है। तो अभी से 9th ग्रेड से बेटा कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़े। अगर अभी से ये बेसिक्स हैं, अगर ये आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई तो यकीन जानिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो हाई लेवल की केमिस्ट्री है उसमें आपकी बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग हुई तो आपको पढ़ने का मजा आएगा।
ठीक है, तो अभी से केमिस्ट्री को दिल लगा के पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ें, इससे दूर मत भागें। समझ आ रही है बात? वेरी गुड। तो इसको आप अपने नोट्स में उतारें। द वर्ड प्रोटॉन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक प्रोटोस मीन फर्स्ट थिंग, डिस्कवर्ड बाय एजन गोल्डस्टीन। सर गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया इन कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट इन 1886, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, तो देखो हर तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैनाल रेज किसने डिस्कवर की? सर गोल्डस्टीन ने। कब डिस्कवर की? 1886 में। तो 2 MCQs आपके बन सकते हैं। एक्चुअल चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर जो एक्चुअल चार्ज है वो कितना होता है? प्लस 1.602 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम्स। रिलेटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन, देखें एक वर्ड का डिफरेंस है, एक्चुअल चार्ज और ये रिलेटिव चार्ज, दैट इज +1। एक्चुअल मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.0073 AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। सिंबल प्रोटॉन के लिए बेटा P के ऊपर प्लस का साइन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव कैनाल रेज इसके पॉजिटिव चार्ज होता है। द E/M रेशियो ऑफ प्रोटॉन कितनी होती है? +9.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 कूलम्स पर kg। एंड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑल सिंबल्स यूज फॉर प्रोटॉन इज H11। ये सिंबल यूज किया जाता है किसके लिए? न्यूक्लियर रिएक्शंस में। एंड ऑल प्रोटॉन्स आर आइडेंटिकल प्रोवाइडेड कि वो प्रोटॉन्स एक ही गैस से निकले हुए हों। ठीक है, जो प्रोटॉन्स हाइड्रोजन से निकलेंगे उन सब की नेचर सेम होगी, जो प्रोटॉन्स ऑक्सीजन गैस से निकले होंगे उनकी नेचर सेम होगी। सो ऑल प्रोटॉन्स आर आइडेंटिकल। तो बेटा ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा। किसी भी किस्म का आपके माइंड में क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।